नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। सीधे चलेंगे जहां पर प्रधानमंत्री असम के लोगों को करोड़ों की सौगात दे रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट उन्हें दूर लगता था, एक परायेपन का भाव उन्होंने पैदा कर दिया था। हम तो सेवा भाव से, आपके सेवक होने की भावना से, समर्पण भाव से आपकी सेवा करते रहते हैं। इसलिए नॉर्थ ईस्ट हमें दूर भी नहीं लगता और अपनेपन का भाव भी कभी भी कम नहीं होता है। मुझे खुशी है कि आज नॉर्थ ईस्ट में लोगों ने विकास की बागडोर आगे बढ़कर खुद संभाल ली है। वो नॉर्थ ईस्ट के विकास से भारत के विकास के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। विकास के इस नए आंदोलन में केंद्र सरकार एक दोस्त बनकर, एक सेवक बनकर, एक साथी बनकर सभी राज्यों के साथ काम कर रही है। आज का ये आयोजन भी इसी का एक जीता जागता उदाहरण है। साथियों, दशकों तक हमारा पूर्वोत्तर कई और चुनौतियों से जूझता रहा है। जब किसी सेक्टर में परिवारवाद, क्षेत्रवाद, भ्रष्टाचार और अस्थिरता की राजनीति हावी होती है, तब विकास होना असंभव हो जाता है। और यही हमारे हेल्थ केयर सिस्टम के साथ हुआ। दिल्ली में जो एम्स है वो 50 के दशक में बना था। देश के कोने कोने से लोग आकर दिल्ली एम्स में इलाज कराते थे, लेकिन दशकों तक किसी ने ये नहीं सोचा कि देश के दूसरे हिस्सों में भी एम्स खोलने चाहिए। अटल जी की जब सरकार थी तो उन्होंने पहली बार इसके लिए प्रयास शुरू किए थे, लेकिन उनकी सरकार जाने के बाद फिर सबका ठप पड़ गया। जो एम्स खोले भी गए, वहां व्यवस्थाएं खस्ताहाल ही रही। 2014 के बाद हमने इन सारी कमियों को दूर किया। हमने बीते वर्षों में 15 नए एम्स पर काम शुरू किया। 15। इनमें से अधिकतर में इलाज और पढ़ाई दोनों सुविधा शुरू हो चुकी है। एम्स गुवाहाटी भी इस बात का उदाहरण है कि हमारी सरकार जो संकल्प लेती है उसे सिद्ध करके भी दिखाती है। ये असम की जनता का प्यार है जो मुझे बार बार यहां खींच के ले आता है। शिलान्यास के समय भी आपके प्यार ने मुझे यहां बुला लिया और आज लोकार्पण के समय भी आपका प्यार बढ़ चढ़ करके, और वो भी बिहू के पवित्र समय, यहां मुझे आने का अवसर मिल गया। ये आपका प्यार ही है। साथियों, पहले की सरकारों की नीतियों की वजह से हमारे यहां डॉक्टरों और दूसरे मेडिकल प्रोफेशनल की बहुत कमी रही है। ये कमी भारत में
क्वालिटी हेल्थ सर्विस के सामने बहुत बड़ी दीवार थी। इसलिए बीते 9 वर्षों में हमारी सरकार ने मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और मेडिकल प्रोफेशनल बढ़ाने पर बड़े स्तर पर काम किया है। दो 2014 से पहले 10 सालों में करीब 150 मेडिकल कॉलेज बने थे। पिछले 9 वर्षों में हमारी सरकार में करीब 300 नए मेडिकल कॉलेज बने। पिछले 9 वर्षों में देश में एमबीबीएस सीटें भी 2 गुनी बढ़कर 1 लाख से अधिक हो चुकी है। पिछले 9 वर्षों में देश में मेडिकल की पीजी सीटों में भी 110% की बढ़ोतरी हुई है। हमने मेडिकल शिक्षा के विस्तार के लिए नेशनल मेडिकल कमीशन की स्थापना की है। पिछड़े परिवारों को, बैकवर्ड फैमिलीज के बच्चे डॉक्टर बन सके, इसके लिए हमने आरक्षण की सुविधा का भी विस्तार किया है। दूर दराज वाले क्षेत्रों के बच्चे भी डॉक्टर बन सके, इसलिए हमने पहली बार भारतीय भाषाओं में मेडिकल की पढ़ाई का विकल्प दिया है। इस वर्ष के बजट में 150 से अधिक नर्सिंग कॉलेज खोलने का ऐलान भी किया गया है। अगर मैं नॉर्थ ईस्ट की बात करूं तो यहां भी बीते 9 वर्षों में मेडिकल कॉलेज की संख्या 2 गुने से अधिक हो चुकी है। अभी अनेक मेडिकल कॉलेजों पर काम चल रहा है। कई नए मेडिकल कॉलेज यहां बनने जा रहे हैं। बीते 9 वर्षों में नॉर्थ ईस्ट में मेडिकल की सीटों की संख्या भी बढ़कर पहले के मुकाबले 2 गुनी हो चुकी है। भाइयों और बहनों, आज भारत में हेल्थ सेक्टर में इतना काम इसलिए हो रहा है क्योंकि आप सभी देशवासियों ने 2014 में एक स्थिर और मजबूत सरकार बनाई। भाजपा की सरकारों में नीति, नियत और निष्ठा किसी स्वार्थ से नहीं बल्कि राष्ट्र प्रथम, देशवासी प्रथम, इसी भावना से हमारी नीतियां तय होती है। इसलिए हमने वोट बैंक के बजाय देश की जनता की मुश्किलों को कम करने पर फोकस किया। हमने लक्ष्य बनाया कि हमारी बहनों को इलाज के लिए दूर ना जाना पड़े। हमने तय किया कि किसी गरीब को पैसे के अभाव में अपना इलाज न टालना पड़े। हमने प्रयास किया कि हमारे गरीब परिवारों को भी घर के पास ही बेहतर इलाज मिले। साथियों, मैं जानता हूं कि इलाज के लिए पैसे ना होना गरीब की कितनी बड़ी चिंता होती है। इसलिए हमारी सरकार ने 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज देने वाली आयुष्मान योजना शुरू की। मैं जानता हूं कि महंगी दवाइयों से गरीब और मध्यम वर्ग कितना परेशान होता है। इसलिए हमारी सरकार ने 9,000 से ज्यादा जन औषधि केंद्र खोले। इन केंद्रों पर सैकड़ों दवाइयां सस्ते में उपलब्ध कराई। मैं जानता हूं हार्ट के ऑपरेशन में, घुटने के ऑपरेशन में गरीब और मध्यम वर्ग का कितना ज्यादा खर्च हो रहा था। इसलिए हमारी सरकार ने स्टेंट की कीमतों को नियंत्रित किया, नी इम्प्लांट की कीमतों को नियंत्रित किया। मैं जानता हूं कि जब गरीब को डायलिसिस की जरूरत होती है तो वो कितना परेशान होता है। इसलिए हमारी सरकार ने हर जिले में मुफ्त डायलिसिस वाली योजना शुरू की। लाखों लोगों को इसका फायदा पहुंचाया। मैं जानता हूं गंभीर बीमारी का समय से पता लगना कितना जरूरी होता है। इसलिए हमारी सरकार ने देश भर में 1.5 लाख से ज्यादा हेल्थ और वेलनेस सेंटर खोले हैं। वहां जरूरी टेस्ट की सुविधा दी है। मैं जानता हूं
कि टीबी की बीमारी कितने दशकों से गरीबों के लिए बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है। इसलिए हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत योजना अभियान शुरू किया। हमने बाकी दुनिया से 5 वर्ष पहले ही भारत को टीबी से मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। मैं जानता हूं कि बीमारी किस तरह गरीब और मध्यम वर्ग के परिवार को बर्बाद कर देती है। इसलिए हमारी सरकार ने प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पर फोकस किया। बीमार हो ही नहीं, बीमारी आए ही नहीं, इस पर फोकस किया। योग, आयुर्वेद, फिट इंडिया अभियान चलाकर हमने लोगों की निरंतर सेहत के प्रति जागरूक किया है। साथियों, आज जब मैं सरकार की इन योजनाओं की सफलता देखता हूं तो खुद को धन्य मानता हूं कि गरीब की इतनी सेवा करने का परमात्मा ने और जनता जनार्दन ने मुझे आशीर्वाद दिया। आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आज देश के करोड़ों गरीबों का बहुत बड़ा संबल बनी है। बीते वर्षों में आयुष्मान भारत योजना ने गरीबों के 80,000 करोड़ रुपए खर्च होने से बचाए हैं। जन औषधि केंद्रों की वजह से गरीब और मध्यम वर्ग के 20,000 करोड़ रुपए खर्च होने से बचे हैं। स्टेंट और नी इम्प्लांट की कीमत कम होने से गरीब और मध्यम वर्ग के हर साल 13,000 करोड़ रुपए बच रहे हैं। मुफ्त डायलिसिस की सुविधा से भी किडनी के गरीब मरीजों के 500 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होने से बचे हैं। आज यहां असम के करीब 1 करोड़ से भी ज्यादा नागरिकों को आयुष्मान भारत कार्ड देने का अभियान भी शुरू हुआ है। इस अभियान से असम के लोगों को बहुत बड़ी मदद मिलने वाली है, उनके पैसे बचने वाले हैं। साथियों, मैं अक्सर देश के कोने कोने में हमारी सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों से मुलाकात करता रहता हूं। इसमें बहुत बड़ी संख्या में हमारी माताएं, बहनें, हमारे देश की बेटियां, हमारी महिलाएं शामिल होती हैं। वो मुझे बताती हैं कि पहले इसकी सरकारों में और अब भाजपा सरकार के समय में स्वास्थ्य सुविधाओं में कितना बड़ा फर्क आया है। आप और हम ये जानते हैं कि जब स्वास्थ्य की बात होती है, इलाज की बात होती है, तो हमारे यहां महिलाएं अक्सर पीछे रह जाती हैं। हमारी माताओं बहनों को खुद को लगता है कि क्यों अपने इलाज पर घर का पैसा खर्च करवाएं, क्यों अपनी वजह से दूसरों को इतनी तकलीफ दें। संसाधनों की कमी की वजह से, आर्थिक तंगी की वजह से जिन हालातों में देश की करोड़ों महिलाएं रह रही थी, उसमें उनका स्वास्थ्य ही सबसे ज्यादा प्रभावित था। भाजपा के नेतृत्व वाली हमारी सरकार ने जो योजनाएं शुरू की, उसका बहुत बड़ा लाभ हमारी माताओं, बहनों को, महिलाओं की सेहत को हुआ है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत बने करोड़ों शौचालय ने महिलाओं को बहुत सारी बीमारियों से बचाया है। उज्ज्वला योजना के तहत मिले गैस, उस गैस कनेक्शन से महिलाओं को जानलेवा धुएं से मुक्ति दिलाई है। जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल आने से करोड़ों महिलाओं का पानी से होने वाली बीमारियों से बचाव हुआ है। मिशन इंद्रधनुष ने करोड़ों महिलाओं का मुफ्त टीकाकरण करके उन्हें गंभीर बीमारी से बचाया है। आयुष्मान भारत योजना ने महिलाओं को अस्पताल में 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज का भरोसा दिया है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना ने महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान आर्थिक मदद दी है। राष्ट्रीय पोषण अभियान ने महिलाओं को पौष्टिक भोजन मुहैया कराने में मदद की है। जब सरकार संवेदनशील होती है,
जब गरीब के प्रति सेवा की भावना होती है तो ऐसे ही काम किया जाता है। साथियों, हमारी सरकार भारत के हेल्थ सेक्टर का 21वीं सदी की आवश्यकता के मुताबिक आधुनिकीकरण भी कर रही है। पीएम मोदी को सुन रहे थे आप। उन्होंने हजारों करोड़ की सौगात दी है गुवाहाटी को और एम्स का उद्घाटन किया है। इस बीच बड़ी जानकारी निकल के सामने आ रही है। माफिया अतीक अहमद का आईएसआई कनेक्शन मामला है। अतीक अहमद को पंजाब लेकर जा सकती है प्रयागराज पुलिस। विदेशी हथियारों के तस्करी के मामले में सुराग ढूंढ रही है पुलिस। आईएसआई के फंडिंग में भी पुलिस को मिली है सुराग। तो बता दें, देर रात शुरू हुई पूछताछ में कई अहम सुराग मिले हैं। अब प्रयागराज से इन सुरागों का लिंक को कनेक्ट किया जा रहा है और बता दें कि अब जांच और भी ज्यादा तेजी से होगी। और बता दें कि कई दिनों से जो है लगातार इसी पूछताछ का इंतजार किया जा रहा था। आखिरकार कल रात से निरंतर पूछताछ चल रही है। कई खुलासे इन पूछताछ में हुए हैं। अतीक अहमद, उनके भाई अशरफ ने भी कई खुलासे किए हैं। विदेशी हथियारों के तस्करी का ये पूरा मामला है जिसको लेकर सुराग ढूंढ रही है पुलिस। और माफिया अतीक अहमद का आईएसआई कनेक्शन मामला सामने आया है। अब प्रयागराज में इन सुरागों के लिंक तलाश रही है पुलिस। बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं कि अब पंजाब भी जा सकता है अतीक अहमद। प्रयागराज पुलिस लेकर जाएगी पंजाब। तो पहले एटीएस भी इस मामले में अब पूछताछ कर रही है। इससे पहले प्रयागराज पुलिस ही पूछताछ कर रही थी, अब एटीएस भी पूछताछ कर रही है। तो लगातार ये पूछताछ चल रही है। कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। अतीक अहमद ने कई बड़े खुलासे किए हथियारों से जुड़े हुए और किस तरीके से पाकिस्तान से आईएसआई कनेक्शन अतीक अहमद ने बताया है कि जुड़ा हुआ है। इसको लेकर पंजाब भी जा सकता है अतीक अहमद। प्रयागराज की पुलिस लेकर जाएगी पंजाब अतीक अहमद को। तो विदेशी हथियारों का पूरा मामला है जिसको लेकर जा सकता है पंजाब अतीक अहमद। प्रयागराज पुलिस लेकर जाएगी। चंदन वर्मा ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। चंदन, बड़ा कनेक्शन सामने निकल के आया है। अब जांच और भी ज्यादा तेजी से होगी। देखिए स्वीटी, जिस तरह से कल पेशी में ये जो गए अतीक अहमद पेशी में पेश हुआ था, उसके बाद इसको 4 दिन की रिमांड पे लिया गया था। कल देर रात से ही एसटीएफ से लेकर जो इंटेलिजेंस विभाग था वो इससे पूछताछ कर रहा था। पूछताछ में कई सवाल थे उसमें फंसता हुआ नजर आ रहा। और कई जो सुराग थे वो भी इससे मिले अशरफ से और अशरफ का जो भाई है अतीक से। तो इनको पंजाब भी लेके जाएगी। जो विदेशी हथियार इनको कहां से मिलते थे, कहां से आते थे, उन पहलुओं पर भी जांच करेगी। और कई अहम सुराग अभी इन 4 दिनों में, जब तक ये रिमांड पर रहेंगे, इन 4 दिनों में बहुत कई और खुलासे होना तय है। हालांकि पंजाब भी इनको लेके जाएगी, उसके साथ साथ कौशाम्बी भी लेके जाएगी पुलिस, क्योंकि कौशाम्बी में जो इनका शूटर था जिसकी गिरफ्तारी हुई थी, उसके घर से करीबन दर्जनों हथियार मिले थे। साथ में जो बुलेट थी वो भी मिली थी। उसके बाद ये जो उसका शूटर था उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया तो उसको जेल भेजा था। जी देखिए, एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं चंदन, और क्या कुछ खुलासे हुए हैं पूछताछ में? देखिए, पूछताछ में अभी तक जो खुलासा हुआ है इसका पाकिस्तान से भी इसका नेटवर्क बताया जा रहा है। और कई जगह है जहां पे इसका नेटवर्क है, जहां से इसको फंडिंग होती थी, जहां से इसको वेपन्स दिए जाते थे, जहां से इसको सोर्सेस मिलते थे, उन सभी पहलू पे एटीएस अब पूछताछ कर रही है। हालांकि कल देर रात से जो पूछताछ कर रही थी उसमें कई अहम सुराग मिले हैं और एटीएस इनको जो है लेकर जो अतीक अहमद है और उसका जो भाई है, दोनों को लेकर इनको पंजाब जाएगी। और पंजाब में कहां से इनको हथियार मिलता था, कैसे आता था, किसके थ्रू आता था। हालांकि स्वीटी, इस कड़ी में भी कई लोग ऐसे लोग हैं जो अभी पुलिस की गिरफ्त से दूर है और उनका भी नाम नहीं खुला है। लेकिन इन 4 दिन की रिमांड है, इस रिमांड में कई लोगों का और नाम सामने आ सकता है और पुलिस उनको जो है दबिश देकर उठा सकती है। जी, क्योंकि उमेश पाल हत्याकांड से जुड़े हुए सवालों से पूछताछ कर रही है पुलिस। तो ये भी जानकारी निकल के सामने आई है कि पूरा खेल जो है बरेली में रचा गया है अशरफ द्वारा। कितनी सच्चाई? देखिए, बरेली में अशरफ था और साबरमती में अतीक, इन दोनों ने मिलकर उमेश पाल की हत्या का समीकरण बनाया था। कैसे हत्या की जानी है, कौन कौन लोग उसमें शामिल होंगे,
कौन से वेपन उसमें इस्तेमाल किए जाएंगे, सभी पहलुओं पर जो एटीएस है और वो जो एसटीएफ है, एसटीएफ जांच कर रही है, जो लोकल पुलिस है उत्तर प्रदेश पुलिस वो भी जांच कर रही है और उसमें कई चीज़ें भी सामने निकल के स्वीटी आनी बाकी है। जी ठीक है, जुड़े रहिए हमारे साथ। इस बीच बड़ी जानकारी निकल के सामने आ रही है, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। ये खबर सामने आ रही है अतीक अहमद से जुड़ी हुई। आपको बता दें, खबर है कि पुलिस एजेंसियों को शाइस्ता के आने के मिले हैं इनपुट। बेटे असद का शव पहुंचने पर आएगी शाइस्ता परवीन। शाइस्ता परवीन की गिरफ्तारी को लेकर खाका तैयार किया जा रहा है। सादी वर्दी में महिला पुलिस कर्मियों की रहेगी तैनाती। अतीक के घर के पास महिला पुलिसकर्मी रहेगी तैनात। नकाबपोश महिला पुलिसकर्मियों की भी तैनाती की जाएगी। तो देखिए, एक से बढ़कर एक बड़े खुलासे हो रहे हैं और अब ये भी जानकारी निकल के सामने आ रही है कि फरार शाइस्ता परवीन सामने आ सकती है ताकि बेटे का अंतिम दर्शन हो सके। और ये इनपुट भी पुलिस के पास आया है कि शाइस्ता परवीन आ सकती है। पुलिस के सामने 50,000 का इनाम घोषित है शाइस्ता परवीन के ऊपर और अब सामने आ सकती है शाइस्ता परवीन। लगातार हमारे साथ चंदन वर्मा बने हुए हैं। चंदन, देखिए, बड़ी जानकारी निकल के सामने आ रही है। शाइस्ता परवीन आ सकती है, घुटने टेक सकती है पुलिस के सामने। को मिला है कि शाइस्ता परवीन जो है, जिसके ऊपर 50,000 का इनाम घोषित किया गया है उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा, लगातार पुलिस को चकमा दे रही है और लगातार पुलिस की जो लोकेशन है, अपनी लोकेशन जो है चेंज कर रही है। लेकिन जो पुलिस को आज इनपुट मिला है, सबसे बड़ा इनपुट मिला है कि अपने बेटे का आखिरी बार चेहरा देखने के लिए शाइस्ता परवीन सरेंडर कर सकती है। वहाँ प्रयागराज में जो पुलिस है वो चप्पे चप्पे पे पुलिस की नज़र है, सिविल ड्रेस से लेकर और जो पुलिस की ड्रेस जो वर्दी है, वर्दी में भी वहाँ पर लोग लगे हुए, पुलिस की वर्दी में, सिविल ड्रेस में महिलाएं भी लगाई गई हैं। कई जो उनके इनपुट, जो उनके सूत्र है वो भी वहाँ पर लगे हुए हैं। ये सबसे बड़ी इनपुट है कि आज शाइस्ता परवीन जा सकती है और जाके अपने बेटे का आखिरी बार चेहरा देखेगी और पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करेगी। जी, यानी कि एक एनकाउंटर, उस एनकाउंटर से पूरा परिवार जो है वो ध्वस्त हो गया है। बाप जो है वो कोर्ट रूम में रो रहा है बिलख के और मां जल्दी सामने आ सकती है सिर्फ एक एनकाउंटर से। देखिए, जिस तरह से ये इनकाउंटर किया गया है असद का, तो ये सबसे बड़ा, प्रदेश की सबसे बड़ी खबर है। जो परिवार है, पूरा परिवार उस टाइम तिलमिलाया हुआ है। अतीक अहमद खुद कोर्ट में पेशी के दौरान रोने लगा था, वो बेहोश हो गया था और साथ में जो उसका भाई है अशरफ, वो दोनों लोगों को करीबन 10 मिनट के लिए बाहर लाया गया है कोर्ट से। उनको पानी पिलाया गया। जब वो नॉर्मल हो गए तो उनको फिर जो न्यायाधीश है उनके सामने खड़ा किया गया। हालांकि अतीक भी काफी भावुक नजर आ रहा है, काफी रो रहा था उस पेशी के दौरान। जो शाइस्ता परवीन है 1.5 महीने से करीबन पुलिस को चकमा दे रही थी, लगातार वो फरारी काट रही थी, लोकेशन चेंज कर रही थी। लेकिन जानकारी सामने आ रही है कि शाइस्ता परवीन अपने बेटे के जनाजे में शामिल हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद चंदन तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए किस तरीके से अब प्रयागराज में हलचल बढ़ चुकी है। थोड़ी देर में प्रयागराज की पुलिस जो है वो शव को लेकर निकलेगी, गुलाम और अतीक के बेटे के शव को लेकर निकलेगी। इस खबर पे लगातार हम आप तक अपडेट पहुंचाते रहेंगे और फिलहाल के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।